हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बर्ड्स आई व्यू ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कहने का मतलब कि हम लोग मोटे तौर पर एक ओवरव्यू लेंगे पूरे ही एक्ट का कि इस एक्ट में जितने भी सेक्शंस हैं मोटे तौर पर वो किन चीज़ों से डील करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक। ठीक है, पांचों सेक्शन को बारी बारी हम लोग देखेंगे कि ये सेक्शन आखिर क्या कहते हैं डिटेल। ठीक, तो बिना देरी यार वीडियो को स्टार्ट करें। तो जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है यार हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है टाइटल को। जैसा कि किसी भी एक्ट किसी भी लॉ में होता है, सबसे पहला सेक्शन तो उसका टाइटल और एक्सटेंट ही बताता है। फिर सेक्शन 2 डील करता है एप्लीकेशन को। कहने का मतलब ये सक्सेशन एक्ट किन किन लोगों पर अप्लाई करेगा, ये बात हमें सेक्शन 2 प्रोवाइड करता है। सेक्शन 3 डील करता है डेफिनेशन से, यानी कि कुछ बेसिक डेफिनेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट। कहने का मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इससे पहले जितने भी लॉज थे, एशियन हिंदू लॉ जो भी था, उन सब पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट का। ये बात सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है। चिंता मत करो, अभी के लिए सुन लो जो मैं बता रहा हूँ डिटेल। हम लोग सेक्शन 4 आएगा तो हम लोग और बातें डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 सिर्फ हमें प्रोवाइड करता है टेरिटोरियल एप्लीकेशन। कहने का मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट किन किन जगहों पर अप्लाई करता है, ये बात जो है सेक्शन 5 हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, फिर उसके बाद आगे है सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एस्टेट। यानी कि कोई भी हिंदू पर्सन जब बिना विल बनाए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होगी, ये हमें बेसिक बातें प्रोवाइड करते हैं सेक्शन 6 और सेक्शन 7। फिर उसके बाद सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 13 तक हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो है वो डील करता है सक्सेशन इफ मेल डाइज। यानी कि किसी हिंदू मेल की डेथ होती है तो उस पर कौन से सक्सेशन लॉज अप्लाई करेंगे, ये बातें डील प्रोवाइडेड हैं सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। फिर उसके बाद आगे की जो 3 सेक्शन है यानी कि 14, 15 और 16, ये हमें प्रोवाइड करते हैं वो सक्सेशन लॉज जो कि अप्लाई होंगे तब जब किसी फीमेल हिंदू की डेथ होती है। फिर सेक्शन 17 आ जाता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है सम स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के केस में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जो हमें पता होने चाहिए, स्पेशल बातें हैं कुछ, वो सेक्शन 17 हमें प्रोवाइड करता है। फिर सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 22 तक जो है कुछ जनरल प्रोविजंस हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे। यानी कि कुछ जनरल प्रोविजन, कोई भी चाहे एक हिंदू मेल मरे या फिर एक हिंदू फीमेल मरे, इन दोनों के ही मरने पर कुछ जनरल प्रोविजंस हैं जो अप्लाई करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हैं सेक्शन 18 से लेकर 22 तक। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 23 और 24 आ जाता है जो कि ओमिटेड है, हटा दिया गया है। ठीक है, एक्ट से अब वो नहीं है। फिर उसके बाद सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 28 तक जो है सक्सेशन एक्ट का वो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन से। यानी कि कौन कौन सी वो सिचुएशन होंगी, कौन कौन से ऐसी कंडीशंस होंगी, सर्कमस्टांसेस होंगे जब कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा प्रॉपर्टी को सक्सीड करने से हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। उन सारी सिचुएशन से, उन सारे सर्कमस्टांसेस से जो है बेसिकली सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 28 तक हमें प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 29 हमें प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टीट। अब एस्टीट का प्रिंसिपल क्या है जब 29 डिस्कस करेंगे तो डिटेल में जानेंगे, अभी आप नाम जान लो केवल। फिर उसके बाद क्या है सेक्शन 30 जो कि हमें प्रोवाइड करता है टेस्टामेंटरी सक्सेशन। यानी कि अगर कोई विल या फिर हिंदू फीमेल वसीयत बना करके मरा है, विल बना करके मरी है या मरा है, तो फिर विल के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। ये बात हमें सेक्शन 30 प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट में जो है एक्ट के वो है स्केड्यूल जो कि हमें क्लास 1 ईयर्स और क्लास 2 ईयर्स कौन कौन है उनके नाम हमें प्रोवाइड किए गए हैं और कुछ उनके रिगार्ड एक थोड़े बेसिक लॉज भी हमको दिए गए हैं स्केड्यूल के अंदर। तो बस यही है और उसके बाद हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट खत्म। ठीक है, इतना ही है। तो खैर इतना ही नहीं है, हम लोग बाकी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आप मोटे तौर पर समझ गए ना कि कौन कौन से सेक्शन किन किन चीज़ों से डील करते हैं पूरे ही एक्ट में। ठीक है, ये एक रफ आइडिया लग जाता है तो आगे जो जैसे जैसे हम बारी बारी करके सेक्शन जब डिस्कस करेंगे ना तो ये बर्ड्स आई व्यू काफ़ी मदद करता है कॉन्सेप्ट को समझ। ठीक है,
तो अब हम लोग बस शुरू करते हैं अपना फाइनली एक्ट, यानी कि सेक्शन 1 से अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या कहता है यार। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप हिंदू सक्सेशन एक्ट की इस सीरीज को फॉलो कर सको और आगे कल को मैं कोई और किसी लॉ के सब्जेक्ट पर वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए मेक श्योर करो कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो है यार हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो हमें प्रोवाइड करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, यानी कि इस एक्ट का नाम क्या होगा और ये इंडिया में किन किन जगहों पर अप्लाई करेगा। तो इस एक्ट का नाम जो होगा वो होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, ये एक्सटेंड करेगा टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये जो सेकंड क्लॉज है ये कहता है कि भाई पूरे इंडिया पर ये एक्ट अप्लाई करने वाला है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। हालांकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था उसके अकॉर्डिंगली जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है अब जम्मू और कश्मीर पर भी अप्लाई करता है। तो ये क्लॉज 2 की कोई अब वैल्यू रह नहीं गई है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट को जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई कर दिया है। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है, दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन और ऑफ इट्स एनी फॉर्म और डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स वीराशैव, लिंगायत, फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना समाज और आर्य समाज। ठीक है, तो इस क्लॉज के कहने का सिंपल सा यही मतलब है यार कि ये एक्ट जो है हर उस इंसान पर अप्लाई करता है जो कि हिंदू है बाय रिलीजन। ठीक है, जो बाय रिलीजन हिंदू है उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा। और किस पर अप्लाई करेगा, हर उस व्यक्ति पर अप्लाई करेगा जो कि हिंदू रिलीजन के ही किसी फॉर्म या फिर हिंदू रिलीजन के ही किसी डेवलपमेंट का हिस्सा है, जैसे कि ब्राह्मण समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया। ये सब क्या है, ये सब हिंदू रिलीजन्स के ही फॉर्म्स हैं, हिंदू रिलीजन्स के ही डेवलपमेंट है। तो इनका भी अगर कोई फॉलोवर है तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट उस पर भी अप्लाई करेगा। ये तो कुछ नाम आप लोग को इस क्लॉज में प्रोवाइड कर दिए गए, ऐसे कोई भी फॉर्म, कोई भी डेवलपमेंट जो कि बेसिकली हिंदू फिलॉसफी को सब्सक्राइब करते हैं, इन पर ये एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक, फिर आगे है, इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। कहने का मतलब ये एक्ट उन लोगों पर भी अप्लाई करेगा जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो कि जैन धर्म को फॉलो करते हैं या फिर सिख धर्म को फॉलो करते हैं। इन तीनों ही धर्मों के लोगों पर भी ये एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक, फिर आगे है, दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू बाय रिलीजन unless it is proved that such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। अब क्या है भाई, ये क्या कह दिया इतने बड़े लैंग्वेज में, तो सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ इस क्लॉज के कहने का क्या मतलब है, सब क्लॉज के कहने का क्या मतलब है। इसके अकॉर्डिंगली हिंदू सक्सेशन एक्ट हर उस व्यक्ति पर अप्लाई करेगा जो कि मुसलमान नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और जोइश नहीं। इन चारों धर्मों से अगर कोई व्यक्ति बिलोंग नहीं करता है तो वो एक हिंदू है। एक और कैटेगरी है, 5वीं कैटेगरी कौन सी, वो लोग जिन्होंने कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया है कि वो हिंदू लॉ से या फिर हिंदू लॉ के किसी कस्टम से या फिर किसी हिंदू यूसेज से गवर्न नहीं होते हैं, तो उन पर भी जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो ठीक है, कहने का मतलब सरल शब्दों में टू द पॉइंट में आपको बताऊं, ये सब क्लॉज प्रोवाइड करता है उन लोगों की बारे में जिस पर कि ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। किस किस पर नहीं करेगा, मुस्लिम्स पर नहीं करेगा, क्रिश्चियंस पर नहीं करेगा, पारसी पर नहीं करेगा, ज्यू पर नहीं करेगा और उन लोगों पर भी नहीं करेगा जिन्होंने कोर्ट के सामने ये प्रूव कर दिया कि वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होते, हिंदू कस्टम से गवर्न नहीं होते या फिर हिंदू यूसेज से गवर्न नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन बेसिकली हम लोग को प्रोवाइड करता है वो लोग जो कि हिंदू, बुद्धिज्म, जैन या सिख धर्म से बाय रिलीजन बिलोंग करते हैं। ठीक है,
तो एक्सप्लेनेशन ए के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई भी चाइल्ड, पहले वो लेजिटिमेट हो या इनलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों ही माँ बाप इन चारों में से किसी धर्म से बिलोंग करते हैं बाय रिलीजन, तो बच्चा भी इलेजिटिमेट लेजिटिमेट हो उसी रिलीजन का हो जाए। लाइकवाइज क्लॉज बी जो है वो बात करता है कि अगर मान लीजिए दोनों माँ बाप इन चार में से किसी धर्म पर बिलोंग नहीं करते, उनमें से कोई एक केवल इन चार में से किसी धर्म पर बिलोंग करता है, तो उनका बच्चा इलेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट किस तरीके से ब्रॉटअप किया गया, यानी कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करी गई, यानी कि बचपन से उसको किस तरीके की रिचुअल सेरेमनीज और पूजा पाठ किस तरीके का कराया गया है, वो डिसाइड करेगा कि वो हिंदू होगा, बुद्धिस्ट होगा, जैन होगा या सिख होगा। ठीक है, जब केवल एक पैरेंट इन चार में से किसी एक धर्म का हो, तो अपब्रिंगिंग याद रखिएगा डिसाइड करती है कि चाइल्ड इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट किस रिलीजन से बिलोंग करेगा। फिर आगे है एक्सप्लेनेशन सी, जो कि प्रोवाइड करता है एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रीकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। कहने का मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिन्होंने कन्वर्जन करके या फिर रीकन्वर्जन करके इन चार में से किसी धर्म में आए हैं, तो वो भी इन्हीं चार में से कोई भी धर्म जिसमें भी वो कन्वर्ट या रिकन्वर्ट होके आएंगे उसी में बिलोंग करते हैं, ये मान लिया जाएगा। अब कन्वर्ट और रिकन्वर्ट में अंतर क्या होता है? मान लीजिए कोई मुसलमान था, इस्लामिक धर्म से बिलोंग करता था, वो कन्वर्ट होकर के हिंदू बन गया या बुद्धिज्म फॉलो करने लगा, जैन हो गया या सिख हो गया, तो इससे कहते हैं कन्वर्जन। रिकन्वर्जन क्या होता है? रिकन्वर्जन कहने का मतलब कि कोई हिंदू था ओरिजिनली, वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान हो गया, इस्लाम को फॉलो करने लगा, फिर उसके बाद इस्लाम से भी कन्वर्ट होके वापस हिंदू हो, तो ये क्या हो गया? रिकन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों ही तरह के लोग कन्वर्ट होकर के आए हुए या रिकन्वर्ट होके आए हुए इन चार धर्म में, तो वो भी माने जाएंगे कि वो इसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। ठीक, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो एक्सप्लेनेशन ए से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि आगे मैंने लिख रखा है शायद, हाँ मुझे, कि द कंसेप्शन टाइम इज इमटेरियल, टाइम ऑफ बर्थ इज मटेरियल। जिस केस में दोनों ही माँ बाप इन चार में से किसी धर्म से बिलोंग करते हो, तो उनका बच्चा लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, वो महिला कब प्रेग्नेंट हुई, कंसेप्शन टाइम यानी महिला जब प्रेग्नेंट हुई, वो इमटेरियल है, उससे नहीं डिसाइड होगा उसका रिलीजन। जब वो पैदा हुआ, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन वो पैदा हुआ, उस समय माँ बाप किस रिलीजन को फॉलो करते थे, वो हिंदू थे दोनों के दोनों, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जैन को फॉलो करते थे या सिख को फॉलो करते थे, वो डिसाइड करेगा बच्चे का रिलीजन। ठीक है, ये नहीं कि कंसेप्शन के समय जब बच्चा पेट में आया तब वो लोग हिंदू थे तो फिर बच्चा भी वो हो गया, नहीं, हो सकता है 9 महीने के दौरान उन्होंने कन्वर्जन करा लिया किसी और धर्म में, तब नहीं। टाइम ऑफ बर्थ मटेरियल है, कंसेप्शन टाइम इमटेरियल। ठीक, और बी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, बी से रिलेटेड जो बात पता होनी चाहिए मैंने पहले ही बता दी, जब एक पेरेंट इन चार में से किसी एक धर्म का हो, तो बच्चा लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, उसका रिलीजन डिसाइड होगा उसकी अपब्रिंगिंग से कि कैसे, कौन से रिचुअल सेरेमनीज उसको बचपन से लेके अब तक कराए गए। ठीक है, और हाँ, ये जो एक्सप्लेनेशन भी है आपको सेक्शन 3J के साथ लिंक करके पढ़ना चाहिए। सेक्शन 3J जो है ये प्रोवाइड करता है कि इलेजिटिमेट बच्चे का रिलीजन हिंदू जरूर हो सकता है। अगर आप सेक्शन 3J खोलो बेयर एक्ट में, तो उसमें लेजिटिमेसी की ही बात हुई है। रिलेटेड वर्ड का डिफाइन किया गया कि रिलेटेड वर्ड का क्या मतलब होता है। तो रिलेटेड वर्ड में आप नोटिस करोगे लेजिटिमेट वर्ड का यूज हुआ है, इनलेजिटिमेट वर्ड का नहीं। कहने का मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट केवल लेजिटिमेट चिल्ड्रंस को कवर करता है, इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस हिंदू सक्सेशन एक्ट में कवर नहीं हो सकते। ठीक है, वो बाय रिलीजन, अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे आप ए बी, तो उसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड का जिक्र जरूर आता है, तो उनका रिलीजन जरूर प्रोवाइड करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, बट उनकी वो किसी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के हकदार नहीं होंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट में, क्योंकि सेक्शन 3J रिलेटेड वर्ड को केवल लेजिटिमेसी तक ही सीमित रखता है, इलेजिटिमेसी को टच वो नहीं करता। ठीक, बट स्टिल HSA doesn't apply if they cannot succeed father property only mothers। कहने का मतलब 3J का प्रोवाइजो देखो तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होगा वो केवल मदर की प्रॉपर्टी को सक्सीड कर सकता है, फादर की प्रॉपर्टी को वो सक्सीड नहीं कर पाएगा। बावजूद इसके कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की
जैसे अपब्रिंगिंग होगी या फिर माँ बाप ही किसी एक रिलीजन, दोनों के दोनों हैं सेम ही, तो उसका एक रिलीजन हिंदू हो सकता है इस सक्सेशन एक्ट में अकॉर्डिंगली, बट उसको किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगर वो इलेजिटिमेट है, तो उसे केवल मदर की प्रॉपर्टी ही सक्सीड कर पाए। ठीक, फिर आगे क्लॉज 2 तो बस सिंपल सी बात कहता है कि दैट इट विल नॉट अप्लाई टू एसटीज है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिस्क्राइब्ड हैं, वो वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर ये जो जितनी भी बातें सो फार आपने पढ़ी, यानी कि क्लॉज 1 जो पढ़ा, ये जो है उन पर अप्लाई नहीं करेगा अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट और नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में दे करके अदरवाइज डायरेक्ट नहीं कर देती। तो अब हम लोग आगे चलते हैं सेक्शन 2 के क्लॉज 3 पर। तो क्लॉज 3 क्या कहता है? वो कहता है कि द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट includes a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by the virtue of provisions contained in this section। ठीक है, अब इसकी कहने का मतलब है, ध्यान से अगर आप पढ़ो तो ये जो क्लॉज है ये एक लीगल प्रिजम्पशन की बात करता है। कौन सी लीगल प्रिजम्पशन की बात करता है? वो ये कि इस एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जहाँ कहीं भी आप हिंदू वर्ड को केम अक्रॉस करोगे, जहां पर भी आपको हिंदू वर्ड पढ़ने को मिलेगा इस एक्ट के अंदर, उस वर्ड में वो लोग भी शामिल होंगे जो कि बाय रिलीजन हिंदू नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस एक्ट में जहां कहीं भी हिंदू शब्द आपको लिखा मिले तो उसमें वो पर्सन भी इंक्लूडेड होगा जो कि बाय रिलीजन एक हिंदू नहीं है। इस लीगल प्रिजम्पशन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत आसान टू द पॉइंट ये समझ आ जाएगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली आखिर एक हिंदू बाय रिलीजन होता कौन है। ठीक है, कैसे समझ आएगा? आप ध्यान से सुनना, पूरा सेक्शन 2 का मैं आपको एक निचोड़ दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, क्लॉज 3 का ये लीगल प्रिजम्पशन इंक्लूड करते हुए, जब भी आपसे कोई पूछे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन है हिंदू, तो सिंपल आपको ये बोल देना, देयर इज अ लीगल प्रिजम्पशन इन द क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 2 दैट एवरीबडी इज अ हिंदू। Every person of this belonging to territory of India is a Hindu, provided he must not be a Muslim, Christian, Parsi or Jewish by religion. And the fifth category is that he already has proven before the court that he is not governed by any Hindu law, Hindu custom or Hindu usage। कहने का मतलब, टेरिटरी ऑफ इंडिया में मौजूद हर पर्सन जो है हिंदू सक्सेशन के अकॉर्डिंगली एक हिंदू ही होता है। ये लीगल प्रिजम्पशन है, प्रोवाइडेड कि वो मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, पारसी ना हो, जूइश ना हो, और फिफ्थ कैटेगरी है उन लोगों की जिन्होंने कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया कि वो एक हिंदू लॉ, हिंदू कस्टम या हिंदू यूसेज से गवर्न नहीं होते। ठीक है, इजी हो गया। अब मेरे ख्याल से ये कभी नहीं बुलाएगा आप कौन है हिंदू, सभी है हिंदू इन पांच कैटेगरी के लोगों को छोड़ करके। तो इसीलिए क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो तो देखो, एक सेंटेंस में आपको समझ आ जाएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन होता है हिंदू। अब आगे चलते हैं हम लोग सेक्शन 3 पर। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पूरी सारी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये वाली ध्यान से आप समझ लेना, यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं बोलता है, अच्छा हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यार, कि जो भी मैं आपको सुबह पढ़ाते चल रहा हूँ ना, तो इसकी आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते चलना, ताकि कल को आपको इस टॉपिक को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मैं आप लोगों के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट की कंप्लीट नोट्स जो है शुरुआत से लेके आखिरी तक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी बना रहा हूँ मैं, नोट्स थोड़ी बड़ी है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बन चुकी हूँ, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करना ना भूले। अगर वो नोट्स बन चुकी होगी तो वहाँ से आप कंप्लीट हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं डेफिनेशंस पर। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो पता होनी चाहिए वो होगी ऑब्वियसली एगनेट की। एगनेट क्या होता है? जब भी कोई ये दो पर्सन आपस में रिलेटेड होते हैं बाय ब्लड अडॉप्शन ओनली थ्रू मेल्स, यानी कि उनके बीच कोई महिला नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, वो मेल्स के थ्रू ही आपस में रिलेटेड होते हैं, तो उन दो लोगों को एगनेट कहा जाता है एक दूसरे का।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि सन्स सन्स सन, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, सन्स, वहाँ से मेरी राइटिंग तो नहीं मिलेगी, सन्स सन सन, देख सकते हो। तो बीच में कोई भी फीमेल नहीं है, तो ये वाला जो पहला सन है और ये तीसरा सन है, आपस में क्या हो गया, ये एग्रेट हो गए, क्योंकि ये डायरेक्टली मेल से रिलेटेड है। उसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन जो पता होनी चाहिए आपको, वो है कॉग्नेट की। कॉग्नेट की मतलब कोई दो लोग जो आपस में रिलेटेड हैं बाय ब्लड और ऑप्शन, पर वो उनके बीच में वो पूरा होली थ्रू मेल्स नहीं रिलेटेड है, बीच में कोई फीमेल भी नहीं है। अब इसी का दूसरा अल्टरनेटिव एग्जांपल भी आप देख लो उसको समझने के लिए। मान लो ये सन है, फिर उसके बाद है डॉटर, ठीक है, फिर उसके बाद है सन, ठीक है। तो पहला सन और तीसरा सन इस वाले एग्जाम्पल में होली थ्रू मेल्स नहीं रिलेटेड है, एक डॉटर भी आ गई है बीच में, ठीक है, ये वाली। तो ये क्या हो गए, कॉग्नेट्स हो गए, पहला और तीसरा सन आपस में। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एग्नेट और कॉग्नेट की, जो पता होनी चाहिए। फिर आगे क्या है, फिर उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है डी में, जो कि है कस्टम और यूसेज की। तो कस्टम और यूसेज क्या होता है इस हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली कस्टम और यूसेज ऐसा कोई भी रूल जो कि कॉन्टिन्यूसली फॉलो किया जा रहा है, यूनिफॉर्मली फॉलो किया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसने ऑब्टेन कर लिया है फोर्स ऑफ लॉ भी किसी एक लोकल एरिया में, ट्राइब में, कम्युनिटी में, ग्रुप में या फैमिली में, हिंदूज की, ठीक है, किसी हिंदूज की लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली में फॉलो किया जाने वाला ऐसा कोई भी रूल जो कॉन्टिन्यूसली फॉलो किया जा रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यूनिफॉर्मली फॉलो किया जा रहा है। तीसरी कंडीशन, उसने फोर्स ऑफ लॉ भी ऑब्टेन कर रखा है। ऐसे रूल को कस्टम या यूसेज कहा जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। फिर पहला प्रोवाइजो आ जाता है, वो ये कहता है कि ये जो रूल है जिसकी 3 कंडीशन मैंने अभी डिस्कस करी, चौथी उसकी एक और कंडीशन है, वो ये कि ये सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूल जो है अनक्लियर है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है उसी रूल के बारे में, कुछ लोगों को कुछ और लगता है, नहीं, वो रूल इट इज़ वेरी सर्टेन। एवरी पीपल हु इज अवेयर ऑफ सच रूल इज क्लियरली अवेयर ऑफ द वेरी फैक्ट कि ये रूल कहता क्या है। फिर उसके बाद है नॉट अनरीजनेबल और अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, यानी कि ये जो रूल है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, कोई अंधविश्वास टाइप का नहीं होना चाहिए कि पेड़ पे ऐसा कोई आत्मा वगैरह है तो ये करना चाहिए तुमको, ये इस तरह का रूल नहीं माने जाते कस्टम यूसेज। अनविश्वास टाइप का नहीं, रीजनेबल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी को अपोज्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई कुरीति ना हो कि आपको अपने बॉडी का ब्लड डोनेट करना, बॉडी का पार्ट काटना है, ये सब वगैरह, इस तरीके की कोई कुरीति ना हो कि पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट हो जाए, ये हो जाती है छठी कंडीशन, ठीक है। और दूसरा जो प्रोवाइजो है वो तो सिंपल से कहता है कि इन केस अगर ये जो रूल है वो कोई एक पर्टिकुलर फैमिली फॉलो कर रही है, तो फिर ये कभी भी उस फैमिली द्वारा डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ये तो तीसरा, ये लास्ट प्रोवाइजो सेकंड वाला, उसमें कोई कंडीशन नहीं। तो टोटल 5 कंडीशन हो गए कस्टमर यूसेज के। कौन से 5 कंडीशन? पहला है कि वो रूल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा है कि वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तीसरा है कि वो ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन होना चाहिए, चौथी कंडीशन है कि वो सर्टेन होना चाहिए, और 5वीं कंडीशन है कि वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। जो भी रूल इन 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली वो रूल क्या हो जाएगा, आपका कस्टम या फिर यूसेज। ठीक, क्लियर है। फिर उसके बाद क्लॉज ई में जो है आपको डेफिनेशन मिलती है फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड की। ठीक है, तो अब इन डेफिनेशंस को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फुल ब्लड की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दो लोग आपस में फुल ब्लड रिलेटेड कहलाएंगे जब उनका एक कॉमन एंसेस्टर हो। कॉमन एंसेस्टर से कहने का मतलब उनके पापा सेम हो और सेम वाइफ हो, उनकी सेम वाइफ के ही बच्चे हो, यानी कि कहने का मतलब मम्मी पापा सेम हो भाई। सिंपल से कहने का क्या मतलब है, कॉमन एंसेस्टर मतलब पापा से और सेम वाइफ से हुए हो। सेम वाइफ से होने का मतलब उनकी माँ भी सेम, यानी पापा मम्मी दोनों के सेम है, तो ऐसे लोगों को फुल ब्लड रिलेटेड कहा जाएगा। ठीक है, फिर है हाफ ब्लड रिलेटेड। हाफ ब्लड रिलेटेड कहने का मतलब वो उनके कॉमन एंसेस्टर उनके पापा सेम हो बट बाय डिफरेंट वाइफ्स, बट उनकी माँ अलग, ठीक है, अलग अलग माँ के बच्चे हो वो, तो उनको हाफ ब्लड रिलेटेड कहा जाता है। फिर सेकंड में है 2 पर्सन आर सेड टू बी ईच, जो ट्विन ब्लड उनको कहा जाता है, दे फॉर्म अ कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट फादर, ancestors, sorry, common ancestors but different husbands,
कहने का मतलब जो उनकी माएँ हैं वो तो सेम है, बट उनके जो पापा है वो अलग अलग। तो ऐसे भी यूट्रीन ब्लड रिलेटेड उनको कहा जाएगा। ठीक, और फिर जो एंसेस्टर वर्ड है, और हाँ वही बात जो मैंने कहा, अनकॉमन एंसेस्टर जहाँ पे यूज हुआ है उसका कहने का मतलब फादर, और कॉमन एंसेस्ट्रेस जहाँ कहने का यूज हुआ है उसका कहने का मतलब मदर। तो सिंपल शब्दों में फुल ब्लड वो है जिनके मम्मी पापा सेम हो, हाफ ब्लड वो है जिनके पापा तो सेम है बट मम्मी अलग अलग है, और यूट्रीन ब्लड वो है जिनकी मम्मी तो सेम है बट पापा अलग अलग है। ठीक, और हाँ अगर आप स्केड्यूल से इसको एक बार पढ़ लेना, आप एक बार बेयर एक्ट में अपना स्केड्यूल खोलो तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो यूट्रीन ब्लड को एज हीयर्स रिकॉग्नाइज नहीं करता। हिंदू सक्सेशन एक्ट केवल फुल ब्लड हीयर्स को रिकॉग्नाइज करता है और हाफ ब्लड हेयर्स को रिकॉग्नाइज करता है, और साथ ही साथ फुल ब्लड को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर हाफ ब्लड। ये बात आपको पूरी समझ आएगी आगे। तो पर लेकिन यूट्रीन ब्लड का कहीं जिक्र नहीं, यूट्रीन ब्लड कम्प्लीटली अनरिकॉग्नाइज्ड है, ये सक्सेशन है। फिर उसके बाद एस की एक डेफिनेशन है हीयर की। हीयर कहने का मतलब सिंपल भैया, ऐसी कोई भी महिला या पुरुष, मेल और फीमेल, जो इंटाइटल्ड है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली किसी इन स्टेट की प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए। ध्यान रखिएगा क्या वर्ड यूज हुआ है, किसी इन स्टेट की प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंटाइटल्ड है कोई भी मेल फीमेल, तो उसे ईयर कहा जाता है। अब इन स्टेट क्या होता है, इन स्टेट आगे ही बताया है जीव। इन स्टेट मतलब ऐसा कोई भी पर्सन who has not made a testamentary disposition capable of taking effect। कहने का मतलब ऐसा कोई भी पर्सन, मेल और फीमेल, जिसके पास कैपेसिटी है विल बनाने की, वो चाहे तो विल बना करके अपनी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कर सकता है, बट वो मर गया, उसने विल नहीं बनाई, उसने वसीयत नहीं बनाई, तो ऐसे पर्सन को, मेल हो या फीमेल, उसे कहा जाता है इन स्टेट अकॉर्डिंग टू जी ऑफ सेक्शन 3। फिर आगे चलते हैं और कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। बाकी नहीं, एच नहीं, ये नहीं, ठीक है, ये सब नहीं। हाँ रिलेटेड, ये रिलेटेड तो खैर मैंने आपको सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ भी बोल दिया था, 3G से रन कर लेना। खैर बट शर्तें देख लेते हैं। रिलेटेड का मतलब क्या है भाई, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली इसका मतलब है लेजिटिमेट कैंशिप। इसका सीधा सेंस यही कहना है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में केवल लेजिटिमेट रिश्तों को रिकॉग्नाइज किया गया है। इलेजिटिमेट बच्चा हो या इलेजिटिमेट कोई भी रिलेशन हो, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर वो कोई भी प्रॉपर्टी को सक्सीड नहीं कर पाएगा। फिर प्रोवाइजो आ जाता है। प्रोवाइजो यही कहता है कि अगर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में आपको याद होगा ए और बी में, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के रिलीजन के रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट हमको कुछ डेटा प्रोवाइड करता है। वो रिलीजन जरूर प्रोवाइड करता है बट वो ये नहीं लिखता कि उनको प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। मेरा रिलीजन क्या है ये एक अलग सवाल है, मैं प्रॉपर्टी सक्सीड करूंगा कि नहीं करूंगा ये एक अलग सवाल हो जाता है। तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन फादर्स की प्रॉपर्टी नहीं सक्सीड कर सकते। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी प्रॉपर्टी वो सक्सीड नहीं कर पाएंगे। हाँ अपनी माँ की कर सकते हैं, और जो माँ है वो भी अपने इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस की प्रॉपर्टी सक्सीड कर पाएगी। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन जो मैंने आपको डिस्कस करी, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 4 में आ जाते हैं। जैसा कि ये कह ही रहा है, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, any text, rule, interpretation of Hindu law, custom, usage, or part thereof in force immediately before the commencement of this act cease to have an effect with respect to any matter for which the provision is provided under this act। तो इसका कहने का यही मतलब है कि ऐसा कोई भी हिंदू टेक्स्ट, ऐसा कोई भी हिंदू रूल, ऐसी कोई भी हिंदू लॉ की इंटरप्रिटेशन, कोई भी हिंदू लॉ का कस्टम, कोई भी हिंदू लॉ का यूसेज या फिर उसका पार्ट जो कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले इफेक्ट में था, इस एक्ट के आने के बाद उसका इफेक्ट सीज हो जाएगा। मतलब कि इट विल सीज टू हैव एन इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर प्रोवाइड फॉर विच द प्रोविजन इज प्रोवाइडेड। यानी कि किसी भी मैटर को जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में टच किया गया है, कोई प्रोविजन किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से किसी कोई भी लॉ प्रोवाइड करता है, तो उस मैटर से रिलेटेड कोई भी हिंदू लॉ रहा हो पहले के समय में, हिंदू टेक्स्ट में रहा हो, कोई रूल रहा हो, यूसेज रहा हो, कस्टम रहा हो, तो उस पर ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, वो सारे काम करना बंद कर जाएंगे। ठीक है, इट विल सीज टू हैव एन इफेक्ट, और हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा उन मैटर्स पर। ठीक है, फिर बी क्या कहता है, एनी अदर लॉ, एक सेकंड मैं इसको नीचे कर लेता हूँ,
फिर है एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू अप्लाई टू हिंदू एज सो फार, है ना। कोई भी जो लॉ है जो कि हिंदू पर अप्लाई करता था इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, पर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट था, मतलब उस कानून में जो बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कही गई बातों से, तो वो लॉ भी सीज कर जाएगा। इट विल ऑल्सो सीज टू हैव एन इफेक्ट, और हिंदू सक्सेशन एक्ट उस पर ओवर राइडिंग इफेक्ट एक्सरसाइज करेगा। तो ये है ओवर राइडिंग इफेक्ट। सिंपल शब्दों में सेक्शन 4 आप याद करो कि कोई भी एशियंट हिंदू लॉ अगर एग्जिस्ट करता होगा तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली उस पर ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो हट जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट उस सब्जेक्ट मैटर पर आपसे अप्लाई करेगा, ठीक। फिर उसके बाद सेक्शन 5 पर आ जाते हैं। सेक्शन 5 बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है दिस एक्ट शॉल नॉट अप्लाई टू, कहने का मतलब ये एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 किन किन सब्जेक्ट हेड्स पर अप्लाई नहीं करेगा, किन किन प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं करेगा, वो बातें जो है सेक्शन 5 में हम लोगों को प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, किस प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं करेगा, जो प्रॉपर्टी रेगुलेट की जा रही है बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 बाय रीजंस ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 21, एक सेकंड, सेक्शन 21 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। अभी माउस से लाइन नहीं खींच पाती, तो कहने का मतलब इस पहले वाले पॉइंट का यही है कि अब जो भी प्रॉपर्टी सेक्शन 21 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविजन की वजह से इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से रेगुलेट हो रही है, उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई नहीं करेगा। अब स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 21 क्या कहता है, वो यही कहता है कि कोई भी दो पर्सन्स हैं, अगर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा उनकी प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये बात सेक्शन 21 में कही गई। हालांकि और भी चीज़ें डिटेल में अगर आप गूगल करोगे सेक्शन 21 स्पेशल मैरिज एक्ट का, तो उसमें और भी डिटेलिंग है, ठीक है। उसको 19 और 20 से लिंक करके भी पढ़ना चाहिए, बट मोटे तौर पे जो आपको सेक्शन 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो यही कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर किन्हीं दो लोगों की शादी हुई है तो 21 के अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉपर्टी पर इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट। उनकी प्रॉपर्टी इंडियन सक्सेशन एक्ट से डिवॉल्व होगी, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट से, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, एनी स्टेट which depends to a single year by the terms of any covenant or agreement entered into by the ruler of any Indian state with the government of India by terms of any enactment passed before the commencement of this act। तो अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, ठीक है। हुआ क्या था यार, जब इंडिया एकदम आज़ादी के टाइम जब बन रहा था, बाउंड्रीज डिफाइन हो रही थी, कई इलाकों में स्टेट, यहाँ पे कहने से मतलब जो स्टेट वर्ड यहाँ पे यूज हो दिख रहा है ना आपको, इसके कहने का मतलब कुछ ऐसे बहुत से मतलब इलाके थे, बड़े बड़े मिनी शहर के तरह से आप डिनोट कर सकते हो, थे जहाँ पर कि एक रूलर रूल करता था, ठीक है। उन्होंने इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए एक कंडीशन रखी थी, और वो ये कंडीशन थी कि हमारे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है जरूर इंडिया का पार्ट तो हो जाएगी, बट ये प्रॉपर्टी ऑन पेपर जो है सक्सीड करेगा हमारा हियर ही, यानी कि हियर यानी कि हमने अभी जो डिस्कस किया डेफिनेशन में, हमारा जो बेटा होगा या बेटी होगी वही सक्सीड करेगी हमारे मरने के बाद। इस तरीका का कॉवेनेंट, इस तरीके का एग्रीमेंट उस रूलर ने, इंडियन स्टेट के उस रूलर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बनाया था, और उसके बाद ही अपने स्टेट को इंडिया के साथ मर्ज किया था। तो ऐसे कंडीशन पर भी जहाँ पे इस तरीके का एग्रीमेंट हो रखा है पुराने किसी रूलर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस पर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं अप्लाई करेगा, उसकी प्रॉपर्टी उसी ईयर को जाएगी जैसा कि एग्रीमेंट और कॉवेनेंट में कंडीशन इम्पोज की गई थी, ठीक है। फिर आ जाता वालियम्मा थामपुरम कोविलंगम स्टेट, ठीक है। द प्लेस fund administered by the palace administration board by reason of the powers conferred by proclamation promulgated by Maharaja of Cochin। जैसे कि मैंने बताया ना, कई इंडियन रूलर्स के बहुत से स्टेट थे जिनमें कि उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि हमारे ईयर को जाएगी प्रॉपर्टी जो है हमारी हमारे मरने के बाद।
तो उसी तरीके से एक स्टेट ये भी स्पेसिफिक है साउथ इंडियन का, जिसका नाम है, हालांकि ये सब पूछता नहीं है कभी, बट लिखा है तो अब आ ही गया तो आप जान लो, बेलम्मा थामपुरम कोविलंगम स्टेट। ये जो स्टेट है साउथ इंडिया का पर्टिकुलर, इस पर जो है महाराजा ऑफ कोचिन है एक कोई, इनका जो है पूरी तरीके से कंट्रोल है, उनका रूल है। तो उस पर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट, इस स्टेट पर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये जो क्लॉज है वो इसी की बात करता है। और इस स्टेट का आप लोग सोच रहे होंगे ये क्लॉज 2 में तो ऑलरेडी कर दिया, इस स्टेट का स्पेशली मेंशन क्यों किया गया है कि बहुत ही वेल्दी प्लेस है। अगर मैं आपको बताऊं, जो कोचिन जगह है ना, ये बहुत ही वेल्दी प्लेस है। और ये जो महाराजा हैं कोचिन के, जिनके अंडर ये स्टेट आता है, ये बहुत ही मतलब वेल्दी है, बहुत ही हाई वैल्यू है इसकी, इसलिए इसको स्पेशल मेंशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, कि अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 6 पर, हिंदू सक्सेशन एक्ट के, जो कि पूरे सक्सेशन एक्ट का बैकबोन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितना भी हमने अब तक पढ़ा आप समझ लो, उन सारे सेक्शंस में से सो फार सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहता है भाई सेक्शन 6?